फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वतंत्रता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो कौन से स्टेज की विशेषता है, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की। क्योंकि जो किशोरावस्था में किशोर या किशोरी होते हैं वो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी, खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं कि वो कौन है, उन्हें आगे चलकर जो लाइफ में क्या करना है। ठीक है, जो खुद के डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं वो खुद लेने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की बात हो रही है ना। इसी स्टेज को जो है स्टेनली हॉल ने क्या कहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस काल में किशोरों के जीवन में अनेक शारीरिक एवं मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था होती है, क्योंकि इस समय जो है जो किशोर या फिर किशोरी होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, है ना। तो इसीलिए इस स्टेज को तनाव, संघर्ष और विरोध की अवस्था कहा गया है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रारंभिक बाल्यावस्था की, तो इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 2 से लेकर के 6 साल होती है और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यानी कि बच्चे के भाषाई विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, सबसे संवेदनशील काल होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चे के भाषाई विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड, सबसे संवेदनशील काल कौन सा होता है, तो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, है ना, या फिर इसी को हम पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, है ना। फिर मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें जो बच्चा हर चीज़ के पीछे तर्क खोजता है, लॉजिक, ठीक है, यानी लॉजिकल थिंकिंग, जो तार्किक चिंतन होता है वो इसी स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप होता है जब बच्चा 6 से लेकर के 11 साल तक का होता है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है उत्तर बाल्यावस्था, ये मध्य बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड, ये दोनों आपका एक ही दे रखा है ना। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है किशोरावस्था। इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 11 से लेकर के 18 साल तक होती है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। यानी कि अगर आपके क्लासरूम में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको कि देखने में थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही, तो आप जो उस बच्चे के लिए क्या क्या प्रावधान करेंगे। ठीक है, प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो क्लासरूम है उसमें उचित प्रकाश होना चाहिए ताकि बच्चे को देखने में समस्या ना आए। साथ ही साथ आवर्धक लेंस का हम यूज करेंगे ताकि बच्चे को देखने में हेल्प मिले, है ना। तो ये तो करना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है ना। फिर सेकंड क्या दे रखा है, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना। ठीक है, क्योंकि बच्चे को थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो अगर ऐसे में जो भी चीज़ें आपने लिख रखी है उसको जो है मौखिक व्याख्या के थ्रू बच्चे को बता देंगे तो बच्चे को समझने में आसानी होगी, है ना। तो ये भी बात सही, ये भी एक टीचर को करना चाहिए। बहुत से दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना, ये गलत हो जाएगा, यानी बच्चे को जब देखने में ही समस्या है तो ऐसे में अगर बच्चे के सामने बहुत सारे चित्र जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए चीज़ सही नहीं होगी, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, आपने देखा होगा जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको एग्जाम में भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ सही दे रखी है कि उस बच्चे को हम क्या करेंगे, कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देंगे। ठीक है, तो 3 बातें आपके यहाँ पर सही दे रखी है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला, है ना। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो 4 आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो बच्चे जो कि दृष्टिबाधित होते हैं, है ना, जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, उनके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं। पहले तो आता है आपका ब्रेल लिपि, है ना, जो लुईस ब्रेल थे जो कि आपके फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक थे। बचपन में जो है खेलते समय इनकी दोनों आंखें चली गई थी, उसके बाद में इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इसमें आपके 6 डॉट होते हैं, इससे जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं वो स्पर्श करके चीज़ों को सीखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं वो कौन सी पद्धति से चीज़ों को सीखते हैं या फिर उनको कौन सी पद्धति से चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए। तो जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि आपकी ब्रेल लिपि हो गई, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, और इसकी जो है खोज किसने की थी, लुईस ब्रेल ने, है ना। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बोलने वाली किताबें होती हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर जो भी आपके दे रखी होती है तो उस पर अगर आप पेन से टच करेंगे, आपने देखा भी होगा, तो वहाँ पर
आवाज़ आएगी, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको देखने में हेल्प मिलती है। तो जो बोलती पुस्तकें हो गई, जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें किसके लिए होती है, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है ना। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक क्रम अनुसार होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आप लोगों को बताया था जो विकास है वो कैसे चलता है, एक सीक्वेंस में, क्रम में चलता है। ऐसा तो है नहीं कि आज ही बच्चे का जन्म हुआ और आज ही बच्चा दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। ठीक है, बच्चे का जन्म होता है, फिर बच्चा बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जा करके बच्चा दौड़ना सीखता है। तो विकास क्या है, एक सीक्वेंस में हो रहा है, क्रम में हो रहा है। ठीक है, तो ये तो जो है विकास का सिद्धांत होता है ना। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था विकास के दिशा का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को 2 प्रिंसिपल बताए थे। एक तो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल बताया था, शीर्षगामी सिद्धांत, जो कि क्या कहते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल था वो क्या था, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, यानी कि समीपस्थ दुरामुखी सिद्धांत, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये 2 प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो विकास की क्या कोई दिशा नहीं होती, विकास की दिशा होती है। इसमें 2 प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ रखे थे, है ना। तो यहाँ पर यही गलत दे रखा है कि विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, जबकि होती है। तो यही बात गलत है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आप लोगों को बताया था अपने प्रीवियस क्लासेस में कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसके बारे में कुछ हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि शुरू से ही बहुत ही तेज़ तर्राक होते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ हद तक कह देते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है आगे चलकर इस फील्ड में कुछ अच्छा करेगा, है ना। तो कुछ हद तक ही हम बता पाते हैं, ऐसा नहीं कि वो बच्चा आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा ही करेगा। पक्के तौर पर हम नहीं बता सकते, है ना, बिल्कुल भी नहीं बता सकते, ये भी गलत है। पक्के तौर पर बता सकते हैं, ये भी गलत है। हाँ, कुछ हद तक हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो ये बात आपका सही है, ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, है ना। फिर आगे क्या दे रखा है, विकास, आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया परिणाम में, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, जो हमारा विकास होता है, किसका परिणाम होता है, हमारी हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट का, हमारी आनुवंशिकता और वातावरण का। तो ये 3 बातें आपके यहाँ पर सही दे रखी थी, सॉरी ये वाला, ठीक है, 3 बातें आपके यहाँ पर सही दे रखी थी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ एक ही गलत दे रखा था, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दे रखा है, जीन प्याजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं, संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ जीन प्याजे की, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, कौन कौन सी, चलिए हम लोग यहाँ पर इनको समझते हैं। चलिए जीन प्याजे की हम लोग स्टेज को समझते हैं। ठीक है, देखिए जो जीन प्याजे की पहली स्टेज है उसका नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा अपने सेंसर्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अंडरस्टैंड वर्ल्ड, थॉट, सेंस एंड एक्शन, यानी कि जो बच्चे के 5 सेंसेस होते हैं, जो ज्ञान इंद्रिया होती है उसके 5, उसके थ्रू जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ को बच्चा विकसित करता है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे की एज क्या होती है, जन्म से लेकर के 2 साल। फिर सेकेंड वाली स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका नाम क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 2 से लेकर के 7 साल होती है। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो सिंबल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होते हैं, आप उनको बताते होंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। ठीक है, जो एप्पल है, जो बॉय है, बच्चे के लिए क्या है, सिंबल्स है, प्रतीक है। ठीक है, और उनके थ्रू जो बच्चा यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बच्चे के अंदर तर्क की कमी होती है, बच्चा यहाँ पर लॉजिक नहीं खोज पाता, तर्क नहीं दे पाता किसी भी चीज़ के पीछे। ठीक है, ये चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है ना, तो लॉजिकल थिंकिंग बच्चा यहाँ पर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो 7 से लेकर के 12 साल तक होती है, और यहाँ पर जो बच्चा लॉजिक वगैरह कर लेता है, तर्क कर लेता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग एंड
कैटेगराइज, ठीक है, यानी कि चीज़ों को बच्चा क्या करता है, वर्गीकृत कर पाता है, क्लासिफिकेशन कर पाता है, एक सीक्वेंस में लगा पाता है, ठीक है, साथ ही साथ जो है कंजर्वेशन, संरक्षण कर पाता है ना। तो अगर आपसे पूछे कि लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक चिंतन की शुरुआत किस स्टेज में होती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फिर लास्ट वाला स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 12 से लेकर के 18 साल होती है या फिर 12 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड जो है साइंटिफिक रीजन खोजने लगता है, यानी कि जो परिकल्पित निर्माणात्मक तर्क होता है बच्चा वो करने लगता है, जो नियम वगैरह होते हैं उसको प्रूव करने लगता है, ठीक है। कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा यहाँ पर करने लगता है। आप लोगों ने यहाँ पर समझा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा था, बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। देखिए जो लॉजिकल थिंकिंग है ये बच्चे के अंदर कब डेवलप होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि प्याजे की थर्ड स्टेज में, ठीक है। बाकी केंद्रीयता की सीमाओं से उभरने का मतलब क्या, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको और भी डिटेल में देखने वाले हैं ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एजर्शन और रीजन दे रखा है, 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े ग्लास से एक लंबे ग्लास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया। इसका रीजन क्या दे रखा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं इमेज के थ्रू, ठीक है। अब देखिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, वहाँ पर जो बच्चे का ध्यान होता है वो एक ही जगह पर केंद्रित होता है, ठीक है। यानी कि बच्चा किसी भी चीज़ की सिर्फ एक ही पक्ष को देख पाता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज से समझिए, है ना। 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। आप जो है उनके सामने क्या कीजिए, 2 बीकर में पानी लीजिए, ठीक है। दोनों में जो बीकर है वो भी दोनों समान है और जो उसमें जो पानी की मात्रा है वो भी समान है, ठीक है। अब एक बीकर के पानी को क्या कीजिए, किसी लंबे बीकर में पलट दीजिए, ठीक है। तो पानी की मात्रा तो सेम ही है, सिर्फ आपने क्या किया, जो बीकर का साइज था उसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे से क्वेश्चन कीजिए कि किसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो बच्चे क्या बताएगा, लंबे वाले ग्लास में, जबकि दोनों में क्या है, पानी की मात्रा सेम है, ठीक है। सिर्फ आपने क्या किया, इस बीकर के जो साइज था उसको एक लंबे वाले बीकर में रख दिया, ठीक है। यानी कि आपने शेप को चेंज कर दिया, है ना। बच्चे का जो आंसर था वो तुरंत ही बदल गया, बच्चा तुरंत बोलेगा कि लंबे वाले बीकर में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है। जब आपने यहाँ पर पूछा था कि कौन से बीकर में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा बोलेगा कि दोनों में तो पानी सेम ही है ना। फिर जब इसी पानी को आपने लंबे वाले बीकर में पलट दिया, फिर बच्चा बता रहा है कि लंबे वाले बीकर में पानी ज़्यादा है ना। जैसे कि आप यहाँ पर एक और इमेज के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, द टॉल ग्लास हैज़ मोर वाटर, यानी कि जो ग्लास लंबी है उसमें क्या है, ज़्यादा पानी है ना। बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही पक्ष पर केंद्रित है, चीज़ों की शेप और साइज पे, क्वांटिटी यानी जो मात्रा है उस पर उसका ध्यान ही नहीं है कि दोनों में तो मात्रा सेम ही है, ठीक है। सिर्फ चीज़ों की शेप और साइज चेंज की गई है, तो इस पर बच्चे का ध्यान ही नहीं होता है, ठीक है। बच्चे का ध्यान किस पे होता है, शेप और साइज पे, क्वांटिटी पे उसका ध्यान नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी बच्चा सिर्फ जो है एक ही पक्ष को देखता है। तो ये कब करता है बच्चा, कौन सी स्टेज में, जीन प्याजे के सेकंड वाले स्टेज में, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रखा था कि 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े ग्लास से एक लंबे ग्लास में डाला गया पानी जो है मात्रा में अधिक हो गया, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर इमेज में देखा था, ठीक है। यहाँ पर आपको एज भी दे रखा है, अगर आप एज भी ध्यान रखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चे यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज में है ना, क्योंकि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की एज होती है वो 2 से लेकर के 7 साल होती है, ओके। तो यहाँ पर जो इसका एजर्शन दे रखा है, जो कथन दे रखा है बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इसका रीजन क्या दे रखा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते, जबकि मैंने क्या बताया कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है उसमें बच्चा जो होता है वो समस्याओं को मूर्त रूप से साथ साथ तार्किक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हल कर पाता है, बट यहाँ पर दे रखा है नहीं कर पाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर होना चाहिए था प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा नहीं कर पाता, जो सेकंड वाली स्टेज होती है, तो ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। कोहल वर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग समझते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के चरण को, ठीक है, स्टेज को। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है इजीली यहाँ पर बता पाएंगे, है ना। अब देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, जिन्होंने कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए, ठीक है। 3 स्तर जो इन्होंने नैतिक विकास के बताए थे, कौन कौन से, प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर,
कन्वेंशनल लेवल यानी कि परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, जो पहला लेवल होता है उसमें इन्होंने 2 स्टेज बताई, कौन कौन सी, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्त। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड वाला स्टेज है उसका नाम क्या है, व्यक्तिगता और आदान प्रदान उन्मुक्तता यानी कि यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहले वाली स्टेज है दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके अंदर नैतिकता भी होती नहीं है, सिर्फ बच्चा दंड की वजह से, डर की वजह से जो नैतिकता को प्रदर्शित करता है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब कभी भी घर में मेहमान आते हैं तुरंत बिस्किट खाने आते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको डांट लगाते हैं, तो बच्चा फिर उस बिस्किट को छूता भी नहीं है ना। क्यों नहीं छूता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं उस बिस्किट को खाऊंगा या फिर जो मिठाई रखी है उसको खाऊंगा तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको डांट लगाएंगे। डर की वजह से बच्चा जो है वहाँ पर नैतिकता को प्रदर्शित करता है, उसके अंदर नैतिकता होती नहीं है ना। फर्स्ट वाली स्टेज होती है। फिर सेकंड क्या है, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, यानी कि इसमें क्या होता है, जो बच्चे या फिर बड़े लोग भी होते हैं वो क्या करते हैं, जैसा व्यवहार आप मेरे साथ प्रदर्शित करेंगे वैसा ही व्यवहार मैं आपके साथ में भी प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, अगर पड़ोसी ने मेरे घर के सामने कूड़ा लगा दिया तो मैं भी कल उसके घर के सामने कूड़ा लगा दूंगा। ठीक है, जैसे को तैसा ये वाली स्टेज होती है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रखा था कि यांत्रिक सापेक्ष विन्यास के चरण की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना है। ठीक है, यानी कि दूसरा जैसे मेरे बारे में सोचते हैं मैं भी उनके बारे में वैसे ही सोचूंगा। तो थर्ड ऑप्शन या फिर सोचूंगी तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। फिर उसके बाद में जो परंपरागत स्तर है यानी कि कन्वेंशनल लेवल है, उसमें क्या होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास। सेकंड लेवल में जब बच्चा आता है तो वो जो नैतिकता होता है वो इसलिए प्रदर्शित करता है ताकि दूसरे लोग उसको अच्छा कहें। ठीक है, मेरा राजा बेटा है, फिर मेरी रानी बेटी है, इस तरह की चीज़ें के, इसलिए बच्चा जो है नैतिकता को प्रदर्शित करता है। फिर फोर्थ वाला क्या होता है, कानून एवं सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, यानी जो नियम होते हैं, जो कानून बनाए गए वो सभी के लिए फिक्स्ड है, रूल आर रूल। ठीक है, ये वाले बच्चे के अंदर भावना होती है, जो नियम जो है समाज के द्वारा बनाए गए बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी को मानने चाहिए, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है, सॉरी सेकंड वाले, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, यानी जो नियम क्या है बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। फिर लास्ट वाला आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें देखिए क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास, यानी जो नियम समाज की भलाई के लिए नहीं है हम उनको तोड़ भी सकते हैं या फिर उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब बच्चा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता है तब उसके अंदर ये वाली थिंकिंग होती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सार्वभौमिक सिद्धांत अभिविन्यास में क्या होता है, जो नैतिकता है सभी मानवों के लिए मान्य होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो नियम होते हैं वो खुद जो है व्यक्ति जनरेट करता है। जैसे कि अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूँ, है ना, यहाँ पर अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वाला स्टेज होता है। ठीक है, बाकी ये आपका फोर्थ वाला स्टेज था तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ये आपका थर्ड वाला जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। बाकी मैंने यहाँ पर साइज़ें लगा रखी है। ठीक है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैंने आप लोगों को यहाँ पर साइज़ें बता रखी हैं। ठीक है, फिर आगे है लेव वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदारी जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करते हैं बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर विषयकता, अनुकूलन, खोज विधि। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंटर सब्जेक्टिविटी यानी कि अंतर विषयकता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहा है, दो भागीदारी एक कार्य को अलग समझ से शुरू करते हैं। ठीक है, बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, यानी कि दो व्यक्ति है वो किसी भी कार्य को, एक व्यक्ति अपने समझ के अकॉर्डिंग कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने समझ के अकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, बाद में अपनी अपनी समझ को साझा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंटर सब्जेक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट ही दिया गया है। ठीक है, आप अपनी नॉलेज इधर पर बता रहे हैं, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर अपनी नॉलेज बता रहा है। ठीक है, आप दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट को समझा, फिर अपने अपने विचार को यहाँ पर शेयर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कोई इंटर सब्जेक्टिविटी यानी कि अपने विचारों को साझा करना है ना। इसके बाद कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ZPD नहीं होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ZPD। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग लेव वाइगोस्की की थ्योरी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होती है, नहीं संवेगात्मक विकास नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं आपके लेव वाइगोस्की कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं होती, गलत। ठीक है, देखिए जो लेव वाइगोस्की है, ठीक है, ये बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, कल्चर को यानी कि संस्कृति को,
ठीक है, साथ साथ बच्चे के समाज को, सोशल इंटरेक्शन को, और जो बच्चे की लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि लेव वाइगोस्की बच्चे के डेवलपमेंट में किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, अगर ऑप्शन में आपको संस्कृति दिख जाए तब भी ऑप्शन सही है, समाज दिख जाए तब भी ऑप्शन सही है, और लैंग्वेज दिख जाए तब भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप इसको SCL के थ्रू याद रख सकते हैं, यानी कि समाज, कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में बच्चे के क्या करता है, हेल्प करता है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आगे है, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है। व्यवहारवादी, शिक्षक केंद्रित, प्रगतिशील, परीक्षा केंद्रित, है ना। देखिए, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसमें जो टीचर होता है क्या करता है, अपनी जो शिक्षण पद्धति है ना, साथ साथ जिस तरीके से बच्चों को चीज़ें पढ़ा रहा है उसके बारे में क्या करता है, असेसमेंट करता है, आकलन करता है कि बच्चे को कितना चीज़ें समझ में आई, है ना, कहाँ पर बच्चे को और एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी टीचिंग मेथड में, अपनी शिक्षक पद्धति में चेंज लाता है। तो ये कौन से क्लासरूम की बात हो रही है, प्रगतिशील क्लासरूम की बात हो रही है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, यानी कि खुद चीज़ों को कुछ एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो बच्चे कई सारी चीज़ें मतलब बना रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ग्रुप वर्क भी करता है, साथ ही साथ जो है कुछ करके चीज़ों को सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग होती है ना, बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ पर खुद करता है ना। फिर आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं सिर्फ आप जो है इनका बुद्धि परीक्षण करके ही नहीं बता सकते कि ये जो बच्चे गिफ्टेड है ना, तो ये तो सही रखा है। फिर यहाँ पर रीज़न क्या है, प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्वों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। देखिए, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो ए सही, लेकिन आर क्या गलत है। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। कि एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह चाहिए कि, ठीक है, डेस्क को उदाहरण तथा शिक्षकों को इसे जो है क्या करना चाहिए, निजी वाक हतोत्साहित करना चाहिए, निजी वाक बढ़ावा देना चाहिए, आत्मकेंद्रित भाषा हतोत्साहित करना चाहिए, आत्मकेंद्रित भाषा बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा यहाँ पर इमेज लगा रखा है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। बाकी जो ये 11th नंबर क्वेश्चन है इसको आपको नीचे कमेंट्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जिन्होंने नोट्स रखे उनको मैं PDF प्रोवाइड कर ही देती हूँ।